गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है। हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौती है सांप्रदायिकता। पिछली कक्षा में हमने देखा कि सांप्रदायिकता क्या है, उसके क्या कारण हैं तथा उसके क्या दुष्परिणाम हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि सांप्रदायिकता के फलस्वरूप जो आपसी द्वेष पैदा होता है, जो आर्थिक हानि होती है, जो हमारी मानवीय हानि होती है और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, राष्ट्र की एकता अखंडता में बाधा पैदा होती है, हमारे औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में बहुत बड़ी अवरुद्ध बनती है। तो इसको कैसे दूर करेंगे? क्योंकि अनवरत रूप से अशांति बने रहना, आपस में एक अंतर कलह बने रहना किसी भी देश के लिए, न उसकी शासन व्यवस्था के लिए, न वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसका क्या उपाय है, क्या इसका निराकरण है कि सांप्रदायिकता को बिल्कुल खत्म करें, समाप्त करें और शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ सब जी सकें? तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं, एक एक करके हम उनको समझेंगे और स्पष्ट करेंगे कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है। तो देखिए, सांप्रदायिकता देश के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए गंभीर अभिशाप। ये बिल्कुल तय है कि ये जो समस्या है आपस में जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर जो लड़ाई लड़ी जाती है, इससे किसी का भला नहीं होता है, नुकसान दोनों तरफा है। और हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लक्ष्य हैं, कुछ साध्य हैं। हम उनको प्राप्त करने के अलावा हमारा जीवन का अधिकतम संसाधन, अधिकतम व्यय हम उस तरफ खर्च कर लेते हैं जहाँ हमारी कोई मंजिल ही नहीं है। तो क्यों इस प्रकार का ये सब होए और इसको बढ़ावा दिया जाए? इसको किसी न किसी प्रकार से रोकना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हम इस समस्या से ग्रसित होंगे, देश पूरा इस समस्या से ग्रसित होगा, तो हम, हमारे आने वाले संतति, सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस सब से देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। देश की एकता अखंडता को बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है। इसके देश की प्रगति और विकास में बहुत बड़ी बाधक है। इसलिए सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, एक एक करके हमको समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कोर्स में ये सब जो चुनौतियां दी हुई हैं, क्योंकि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, करीब करीब आप इतने सजग और इतने समझदार हो चुके होते हैं कि आपको ये पता लगे कि मेरे देश के समक्ष, मेरे इस स्वतंत्र राष्ट्र, इस लोकतांत्रिक भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, और मैं एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित नागरिक होने के नाते मेरे अंदर क्या गुण होने चाहिए कि मैं इन सभी समस्याओं से दूर हूँ। इसलिए अपनी पुस्तक में बहुत ही अच्छे ये टॉपिक दिए हुए हैं। आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये मन में ऐसा कदापि विचार नहीं हो जो हमारी संविधान, हमारे लोग, देश और हमारी मानव सभ्यता के खिलाफ ऐसा कदम उठाए। इसलिए हमको इन सबसे परे रहकर देश की एकता अखंडता, देश के विकास प्रगति में हमारा योगदान होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो सुझाव दिया जा सकता है वो ये है कि सरकार को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। सरकार, देखो, हम एक, आपको सबको पता है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कहने के तात्पर्य, हम कोई धर्म प्रधान राज्य वाले नहीं है जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहता है कि मैं इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट हूँ। हम क्या कहते हैं? हम लोकतांत्रिक भारत गणराज्य है। ऐसा समझते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। हम हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हैं, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी धर्म का हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करते। और धर्मनिरपेक्षता में भी कौन सी? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। हम सभी धर्मों का समान आदर करते हुए समान दूरी बनाए रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आई बात समझ में? हम ईद हो, हम कुंभ का मेला हो, अमरनाथ की यात्रा हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, सब पे हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, हमारे राष्ट्र के प्रभु जो भी हैं, सब बधाई देते हैं, संदेश देते हैं, ताकि हमारा शांतिपूर्ण ये भाईचारा अपना बना रहे। आई बात समझ में?
तो कभी भी अपने संकीर्ण स्वार्थों के, अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सरकार ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाए जिससे किसी एक वर्ग विशेष को फायदा मिले और दूसरा उससे आशंकित हो जाए या उस दूसरे को लगे कि नहीं सरकार के द्वारा हमारे खिलाफ कुछ कदम उठाया जा रहा है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये बेहद जरूरी है। इसलिए सब कुछ ये जो सांप्रदायिकता के जो जहाँ कहीं भी होता है, इसमें सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही एकदम सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए और समानता के संबंध में आदर्शों की बातें करने के बजाय उसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमें, आपको पता है, हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। हमारी सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं और नीतियों में समानता को लागू करती है। हमारे नौकरियों में हर जगह समानता की बात करते हैं। तो ये सरकार से भी आग्रह किया जाता है कि जो भी समानता का एक आदर्श है उसको केवल सैद्धांतिक न रहने दें, बल्कि उसको व्यवहारिक तौर पे लागू किया जाए। व्यवहारिक तौर पे लागू करने का अर्थ ये होगा कि हम सभी के मन में एक समानता का भाव प्रकट होगा। हमें कभी भी मैं किस जाति, संप्रदाय, समुदाय से हूँ ये भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि हम ये समझें कि हम सब भारतीय नागरिक हैं, हम सब समान हैं, हम सब इक्वल हैं। ये भाव होगा तब हम अच्छे ढंग से ये सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं से दूर रह सकेंगे। अगली बात की है शिक्षा। देखो, शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है, ऐसा एक जादुई मंत्र है जिससे आप किसी भी प्रकार की संकीर्ण, निहित और इस संकुचित विचारधारा को त्याग करके आप एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हो। इसलिए शिक्षा में शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। अच्छे नैतिक गुणों का समावेश किया जाना चाहिए। और आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन शाश्वत नैतिक मूल्यों की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। हमारे जो व्यक्तिगत चारित्रिक जो गुण हैं, जो नैतिक गुण हैं, उनका बहुत ही हमारे जीवन मूल्यों में प्रभाव होना चाहिए। हम हमारे चरित्र से अच्छे होंगे, गुणों से अच्छे होंगे, तो हम कभी भी ऐसे समस्या नहीं आने देंगे। इसलिए धर्म विशेष की शिक्षा की जगह देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए धर्म विशेष को धर्म का हस्तक्षेप कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्रीयता और देशभक्ति हमारे लिए सर्वोच्च स्थान देते हुए इस बात पर बल देना चाहिए। तीसरा सुझाव ये दिया जाता है कि धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियायत सुविधा न दी जाए जिससे अन्य धर्मों को लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा हो। बिल्कुल सही बात है। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी प्रकार का धार्मिक वर्ग को कोई भी फायदा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप एक को दोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरों को देगो तो तीसरा नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ कभी भी पूर्ण नहीं होती है। आप उसमें ईर्ष्या और द्वेष को ही पैदा करती है। अब आप सिंपल सी बात है, जैसे बात है कुछ राज्य अपने वोट बैंक के खातिर धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। कुछ राजनीतिक नेता ये कहते हैं कि हमारे देश में जो भी हमारे संसाधन है सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का अधिकार है, उनका अधिकार है। अरे क्या प्राप्त करना चाहते हो? कौन मुस्लिम कौन हिंदू होते हैं? सबसे पहले हम सब भारतीय हैं। ये भाव आपके मन में क्यों नहीं आता? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो संकीर्ण निहित स्वार्थों के लिए जो भी राजनेता अपने जो हथकंडे अपनाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार को भी और सत्ता में जो भी व्यक्ति हैं उनको सबको ध्यान रखना चाहिए कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार की न तो सुविधा दी जाए न रियायतें दी जाए। ठीक है, धर्म और जाति के आधार पर इस तरह से भेदभाव आपसी तनाव को पैदा करता है और जिससे हमारे जो भी बंधुत्व है, जो भाईचारा है, जो सदाचार है, वो खत्म हो जाता है। इसको खत्म नहीं करना है तो आप किसी प्रकार के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, चौथा ये सुझाव दिया गया है, तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करके सरकार को सबके लिए समान आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। कानून और नियम देश और समाज की आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। जब देश की आवश्यकता और परिस्थिति एक समान है तो कानून भी सबके लिए समान होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज ये है, आपको पता है हमारे भारत में समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हो पाई है। क्रिमिनल के क्षेत्र में, आपराधिक क्षेत्र में ये समान नागरिक संहिता है, लेकिन सिविल मामले में अभी तक नहीं। क्यों नहीं पता है आपको? आखिर मामला किस बात का है? वोट बैंक का। एक राजनीतिक दल को लगता है कि हमने मुसलमानों के लिए अगर इस समान नागरिक संहिता सिविल क्षेत्र में लागू कर दी गई तो हमारा वोट बैंक हमारे हाथों से खिसक जाएगा, हमारा जनाधार खिसक जाएगा और हम कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे, सत्ता से वंचित हो जाएंगे।
अरे सत्ता से वंचित होने के लिए आपने हमारे संविधान में लिखा हुआ था कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, 44 में लिखा हुआ है, आपने उसकी भी परवाह नहीं की। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? जब हिंदुओं के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है सिविल मामले में, तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं, क्रिश्चियन के लिए क्यों नहीं? गलत है ना। तो ये इस प्रकार के आपके द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जो कभी न कभी सांप्रदायिक समस्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट किया है कि आपको कभी भी वोट बैंक या धार्मिक आधार पर ये सब तुष्टिकरण की नीतियाँ त्यागो और एक सबके लिए समान आचार संहिता लागू करो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी भी धर्म से जो है उसका पूरा उस पर नियंत्रण बना रहे। इसलिए ये जरूरी है कि कानून और नियम देश व समाज की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार ऐसे बनाए जाने चाहिए जिसमें सभी अपने देश के नागरिकों के लिए समान हो और कानून सबके लिए इक्वल हो। ये बात हमें बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है। ठीक है, अलग अलग वर्गों और संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून देश में अलगाव की भावना को पैदा करते हैं, स्वाभाविक बात है। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पर कानूनी भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, अभी भारत सरकार ने जैसे गए वर्ष 3 तलाक बिल पारित किया। इससे पहले एक हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन एक मुस्लिम है जो अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलने के बाद में उसका तलाक हो जाता था। प्रक्रिया है तलाक, लेकिन हिंदू को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, मुसलमान को उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता था, और मैटर दोनों सिविल थे। क्या ये सही माना जाता है? तो इस प्रकार के ऐसे कई क्षेत्र हैं सिविल मामलों में जहां आज भी हमारे भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। तो ये इस प्रकार का जब होता है भेदभाव तो बहुत बड़ा ठेस पहुंचती है और इसको बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार का कानूनी भेदभाव किसी के साथ न किया जाए। खैर अलग बात है कि हमारी सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक और एक समाज सुधार संबंधी कदम उठाते हुए 3 तलाक बिल को सरकार ने पारित करके अब तलाक कहने के बाद में तलाक नहीं हो पाता है, उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो इस प्रकार से जब होगा तो देश में एक अच्छा संदेश जाता है, तो किसी प्रकार से धार्मिक या सामाजिक गुटों में कोई प्रकार का भेद नहीं हो। अगला है अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, सरकार ऐसी व्यवस्था करे, लेकिन उनका वोट बैंक बनाने हेतु विशेष अधिकार देना अन्य वर्गों में असंतोष को जन्म देता है। देखो, जो माइनॉरिटीज हैं जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, उनके मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना, सुरक्षा का भाव पैदा हो, ये सरकार की पहले ही जिम्मेदारी है। उनको कभी भी ये नहीं हो कि हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, या हमारे हितों का उल्लंघन हो रहा है, या हमारी जान खतरे में। ठीक है, इसलिए केवल उनको अपना वोट बैंक मानकर चलें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उनको सरकार और राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार कदापि भाव ऐसा नहीं हो कि उनको ऐसा लगे कि हमारा केवल उपभोग हो रहा है, हमारा केवल एक प्रयोग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असुरक्षा का भाव है ये समाप्त किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो सुझाव दिया जाता है वो ये है कि सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण चुनावी राजनीति है। भारत में जब चुनाव होते हैं तब पूरी तरह से धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक संगठन खड़े हो जाते हैं, बीच में हाथ मांगते हैं, और राजनीतिक दल चुनाव में फायदा उठाने तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने लग जाते हैं, और इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग अपनी जो आदर्श आचार संहिता लागू करती है उसको भी पुरजोर ढंग से ऐसी व्यवस्था लागू करें कि कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव संबंध में धार्मिक मामलों को उठाने की बात करे तुरंत उसकी सदस्यता खत्म की जाए और चुनाव क्षेत्र को रद्द कर दिया जाए। ऐसे कदम होंगे तो ये जो भी राजनीतिक दल हैं वो इस पर थोड़े से नियंत्रित हो जाएंगे, और किसी भी दल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रसार में धर्म का सहारा लेने से रोकने के दृढ़ और सुनिश्चित नियमों का निर्माण और क्रियान्वयन अति आवश्यक है। मतलब जब भी चुनाव होते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल धार्मिक गुरु, धार्मिक संगठन या धार्मिक समुदाय का सहारा न लें, इसका पूरा चुनाव आयोग एक नियम बनाकर ये तय कर दें, एक कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को लागू कर दें। ठीक है, अगला सुझाव यह है कि समय समय पर सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांगों को दृढ़ता से ठुकराना होगा और नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा करनी होगी। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि
कुछ ऐसे समुदाय हैं जो संप्रदाय के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं कि भाई हमें इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व नहीं है तो हमें प्रतिनिधित्व प्रदान करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इस समुदाय से हो इसलिए आपको दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर इसलिए इसको पूरा नियंत्रण करने की बात करते हैं। अगली है, सरकार को अपनी भाषा नीति ठीक करनी चाहिए। हिंदी संपूर्ण देश की एक संपर्क भाषा बन सके, इसके लिए राजनीति से पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। हमारे देश में हमारे विचारों का आदान प्रदान के लिए एक भाषा हो, जिसको राजकीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपन समझ सकते हैं। हिंदी को ज़्यादा से प्रचार प्रसार करें ताकि हम सब एक भाषा में समझ सकें। लेकिन भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो उसका पूरा विरोध करते हैं। केंद्र में बैठे हुए राजनीतिक दल भी इसका विरोध करते हैं कि नहीं, हिंदी विरोधी, हिंदी हमारे ऊपर जबरदस्ती ला दी जा रही है, हिंदी विरोधी, इस प्रकार का मतलब जो माहौल तैयार करते हैं ये हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगला दिन, शिक्षा से दृष्टिकोण उदार बनता है तथा व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। शिक्षा सबसे बड़ा सुधार कोई है वो शिक्षा। शिक्षा से अपने मानसिक विचारों में परिशुद्धता आती है। हम संकीर्ण निहित स्वार्थों से ऊपर उठते हैं। ठीक है, व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है शिक्षा से। इसलिए अशिक्षित व्यक्ति धर्म का संकीर्ण और स्वार्थों के प्रयोग करने वाले व्याख्याओं में जरूर आ जाते हैं, लेकिन शिक्षित व्यक्ति धर्म के प्रभाव में अन्य किसी प्रकार के व्याख्याओं में नहीं आते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। अगला सुझाव ये दिया जाता है कि सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम हो जिसमें सभी धर्मों का आदर हो, सम्मान हो, सभी धर्मों के विचारों को मान्यता मिले। साहित्य, मीडिया द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे लोगों में एक दूसरे के धर्म की जानकारी और धार्मिक सहिष्णुता पैदा हो। ये कदम उठाया जाना चाहिए। और लास्ट है, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन बिल्कुल भी न हो। भारत में ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो धर्म के आधार पर गठित किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार के, तो ऐसे कभी किसी प्रकार के दलों का जो धर्म के आधार पर गठित हो उनको बिल्कुल नहीं पनपने दें तथा धार्मिक संगठनों को राजनीतिक भाग लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। इन सभी आधारों पर हम ये जो सांप्रदायिक समस्या है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव थे। एक आपको मैं और बता दूं, हमारी 2006 में केंद्रीय सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने अपना एक प्रतिवेदन दिया था 2006 में, जो मुसलमानों के पिछड़ेपन और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्या थी उनका गठन के लिए उन्होंने कुछ राजेंद्र सिंह सच्चर के अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने क्या कुछ कहा है आप समझिए। उन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए और उसमें सुधार लाने के लिए जो राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, उसने कुछ सुझाव दिए थे। उसमें ये बताया था कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के आरक्षण की भी मांग की। तत्कालीन केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के कोटे में से 4.5% आरक्षण मुसलमानों को देने का निर्णय किया, जिससे पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया था। अब देखो, सच्चर कमेटी अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों के जो भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति उसका अध्ययन करने के लिए और सुधार करने के लिए गठित की गई थी। अब इस समिति ने सुझाव दिए थे, एक 15 सूची कार्यक्रम बनाए कि ये कार्यक्रम के तहत इनके विकास किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान और मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा सुविधाओं के लिए उसने कुछ अपनी सिफारिशें दी थी। ठीक है, और तब फिर क्या किया, कुछ लोगों ने और कुछ राजनीतिक लोगों ने अपना लाभ लेने के लिए, अपने रोटी सेकने के लिए क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कोशिश ये की कि जो पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें से 4.5% आरक्षण मुसलमान देने का निर्णय किया। अब सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, मतलब आंध्र प्रदेश में लागू किया, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि देश में धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं दिया जा सकता आरक्षण। लेकिन सोचो तो चाहिए, आप सोचिए कि सरकार ने उनके सुधार के लिए तो कदम उठाने दूर, उससे पहले उसके जो धर्म के आधार पर जो कदम उठाने थे वो शुरू कर दिए। ये सब गलत है। ठीक है,
तो सांप्रदायिक के कारण देखो, ये जो सचर कमेटी का प्रतिबंध मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब जो भी इस सचर कमेटी की सिफारिश है, इन सचर कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि इन सभी अल्पसंख्यक वर्गों को विश्वास में लिया जाए, शिक्षा का प्रचार किया जाए और मूलभूत सुविधाओं को विस्तार करते हुए उनको शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में लाया जा सकता है, ठीक है। ये थी सचर कमेटी के प्रतिबंध के संबंध में आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी।